हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होगी। मेरा नाम एमएसपी हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारा जो सेशन चल रहा है एक आधुनिक भारत का सीरीज, जिसके अंदर हम टोटल क्लास एक तरह से 22 के समथिंग क्लास ले चुकी है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, आज 23 नंबर का क्लास होगा। और आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा इंडिया के अंदर जो होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग वगैरह बना था, तो उससे पहले एक सेशन हुआ था, आपने सुना होगा, लखनऊ सेशन, कांग्रेस का अधिवेशन। सभी जानते होंगे आप लोग, 1885 से लेकर सन 1950 तक ब्रिटिश भारत के अंदर ज्यादातर कंटिन्यू सेशन हुए थे, है ना। लेकिन जैसे देश गणतंत्र हुआ, यानी कि देश एक तरह से गणतंत्र हुआ, गणराज्य बना, देश का संविधान लागू हुआ, उसके बाद ये अधिवेशन कांग्रेस के जो है वो कंटिन्यू नहीं हो रहे। आपने भी महसूस किया होगा, ठीक है। लेकिन जो कांग्रेस बना था 1885 के अंदर, 1885 में, तो उसके बाद लगभग एक तरह से सेशन कंटिन्यू हुए थे। कई बार माइनस भी सेशन हुए थे और कई बार एक तरह से एक साल में दो दो सेशन भी हुए थे, यानी कि विशेष सेशन, स्पेशल सेशन का भी आयोजन किया गया था। तो उसी एक तरह से सेशन की लिस्ट के अंदर एक लखनऊ सेशन है कांग्रेस का, लखनऊ अधिवेशन। उसके अंदर क्या क्या घटना हुई थी आपने शायद प्रीवियस एग्जाम में देखा होगा। और जो भी क्वेश्चन आज हमारा होगा, आपने हमारा थंबनेल देख लिया होगा कि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है इस टॉपिक से संबंधित हिंदुस्तान के कंपटीशन एग्जाम में बने हैं, उन सभी चीजों से, उन सभी संबंधित पॉइंटों से हम आपके साथ एक तरह से वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, है ना। जो भी हमारे सेशन के अंदर जुड़ चुके हैं, तो सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है हमारे छोटे से प्यारे से सेशन में। आप लोग हमारे सेशन को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, ठीक है। यार प्यारे नियर डियर देर आसपास के जितने भी बच्चे एक तरह से इस हमारे फील्ड, यानी कि एक तरह से कंपटीशन लेवल के अंदर या कंपटीशन लाइन के अंदर तैयारी कर रहे हैं, आप लोग सभी को एक तरह से शेयर करना, ठीक है। तो चलते शुरू करते हैं आज का सेशन का। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ये है साहब, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि जो 1916 के अंदर लखनऊ समझौता हुआ था ना, तो लखनऊ समझौते में कौन से दो पक्ष शामिल थे, यानी कि इसका पूरा आधार आपके सामने सेट करेंगे। क्वेश्चन को सिर्फ आप लोग जानते हो, हम लोग माध्यम बनाते हैं, और क्वेश्चन को माध्यम बनाकर जो जो एक तरह से पॉइंट हो गए उन सब पर चर्चा करेंगे आपके साथ, जितने भी देर आप लोग हमसे जुड़े रहोगे, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन ही पूछा गया 1916 के लखनऊ जो पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ एक तरह से समझौता जो हुआ था, उसमें कौन से दो पक्ष शामिल थे, जैसे कि गांधी जी और अंग्रेज, कांग्रेस या लीग। लीग यहां पर यानी कि मुस्लिम लीग की यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। अंग्रेज या मुस्लिम लीग या अली ब्रदर्स, मौलाना आजाद। अली ब्रदर्स जैसे कि शौकत अली आपने नाम सुना होगा, मोहम्मद अली नाम सुना होगा, है ना। तो ये अली ब्रदर्स या मौलाना आजाद, तो कौन दो पक्ष इस समझौते के अंदर थे। जैसे कि आपको थोड़ा सा आधार हम आपके सामने सेट करते, एक बैकग्राउंड आपके सामने सेट करते कि क्या हुआ था। जैसे कि आप लोग सभी जान पा रहे हो, हमारे देश के अंदर है ना, बाल गंगाधर जो तिलक है, सन 1908 1908 में मांडले जेल में उनको 6 वर्ष का कारावास दे दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान उनको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। अब 6 साल का जब सजा दिया गया था, तो 1914 में अपने बीजीटी यानी कि बाल गंगाधर तिलक जेल से बाहर आते हैं, मांडले जेल से, म्यांमार के अंदर जो इन प्रेजेंट टाइम ये मांडले स्थान पड़ता है, ठीक है। और जैसे ही जेल से बाहर आते हैं गंगाधर तिलक, तो गंगाधर तिलक क्या करते हैं, उसके बाद जेल से आने के बाद ही स्वराज्य के लिए काम करने लग जाते हैं, है ना। देश को एक तरह से ब्रिटिश सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए हिंदुस्तान में एक्शन पे एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी कि स्वराज्य की एक तरह से बार बार लाइन पर या स्वराज्य के रास्ते पर एक्शन के ऊपर एक्शन अपने गंगाधर और गंगाधर के साथी जितने भी गर्म दल के नेता थे, सारे एक तरह से एक्शन के ऊपर एक्शन लेते हैं। लेकिन उसी समय एक एनी बेसेंट के साथ मुलाकात हुआ था बाल गंगाधर तिलक का, है ना। और बाल गंगाधर तिलक को एनी बेसेंट बोलती कि भाई नहीं मिलेगा स्वराज्य, है ना, स्वराज्य नहीं मिलेगा, जो तुम सेल्फ रूल के एक तरह से मुद्दा लेकर चल रहे हो वो तुम्हें स्वराज्य नहीं मिलेगा। अब गंगाधर तो आप लोग जानते हो कि ऐसे कैसे नहीं मिलेगा स्वराज्य, है ना। सुना होगा आपने, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा तो आपने सुना होगा, गंगाधर जो तिलक है अपने 1916 में गंगाधर जी के द्वारा दिया गया था। तो एनिवेशन बोले कि आपको स्वराज्य मिल सकता है, लेकिन जिस तरीके से आप लोग स्वराज्य की मांग कर रहे हो इस तरीके से आपको स्वराज्य नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पहले आप लोग देखो, जो अपने इंडिया की जो स्थिति है ना, पहले उस स्थिति को सुधारो, यानी कि देश के अंदर अलग अलग एक तरह से भेदभाव का सिस्टम है ना, लैक ऑफ इंडियन यूनिटी, एकता का भयंकर अभाव है। आप लोग समझ पा रहे हो, 1907 में नरम और गरम दल दोनों अलग हो चुके थे, जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था। गरम दल और नरम दल दोनों एक तरह से अलग है। कांग्रेस मुस्लिम लीग एक तरह से अलग तरीके से काम कर रही है, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग बन गई थी। तो देश के अंदर एक यूनिटी नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यूनिटी को एक तरह से बांधना पड़ेगा, यूनिटी को बनाना पड़ेगा। और यूनिटी बन जाएंगी तो यूनिटी के माध्यम से अगर हम सेल्फ रूल के रास्ते पर चलेंगे, स्वराज्य के पथ पर चलेंगे, तो शायद हमें स्वराज्य मिल जाएगा। तो गंगाधर जी एनी बेसेंट की बात को स्वीकार करते हैं, है ना, कि बोला भाई मैं तो अपने जितने भी गरम दल के नेता हैं उन सभी को शामिल कर लूंगा नरम दल में, ठीक है। हम दोनों तो आपस में नरम और गरम दल एक तरह समझौता कर लेंगे। लेकिन जो मुस्लिम लीग है, जो अपने 1909 में अलग अधिकारों को लेकर एक तरह से देश के अंदर राजनीति कर रही है, पॉलिटिक्स खेल रही है, तो उसको कौन समझाएंगे? तो एनी बेसेंट बोलती है कि चलेंगे जिन्ना के पास, मुस्लिम लीग से बात करेंगे, है ना। मुस्लिम लीग का एक तरह से क्या सोच है इस मुद्दे पर, है ना, कि भाई साहब मुस्लिम लीग से जाकर बोलेंगे कि भाई एक तरह से तुम अलग थलग सेपरेट राजनीति कर लो, लेकिन जब तक अलग राजनीतिक मत करो, जब तक सेपरेट एक तरह से काम मत करो, कि जब तक देश गुलाम है,
जैसे ही देश आजाद हो जाए उसके बाद आप लोग सेपरेट सेपरेट एक तरह से कर लेना, जो भी करना चाह रहे हो आप लोग, है ना, अलग अधिकारों की मांग लेकर बैठे हो। और 1909 में मैंने मुस्लिम लीग पढ़ाई है, 1909 में मुसलमानों को एक तरह से अलग से अधिकार दिया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर इंडियन मुस्लिम। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग एक तरह से जो मुसलमान कर रहे थे, तो पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत 1909 अधिनियम के तहत, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट के तहत की गई थी, आप लोग सभी जान रहे हो। तो इन मुद्दों पर है ना 1916 के अंदर एक समय आता है 1916 का, और 1916 में लखनऊ शहर के अंदर एक सेशन होता कांग्रेस का, और जो लखनऊ के अंदर सेशन होता उसके अध्यक्ष बने थे अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें दो घटना घटी थी मुख्यतः, अगर हम एग्जाम ऑथेंटिक बात करें। एक तो जो नरम और गरम दल जो अलग हुए थे, यानी कि गरम दल नेता जो कांग्रेस से बाहर थे 1907 से, सूरत में जो सेशन हुआ था, आप लोग माइंड टोस कर पा रहे होंगे मैं किस समय की बात कर रहा हूं। तो जितने गरम दल के नेता कांग्रेस से बाहर हो चुके थे, उन सभी गरम दल नेताओं को कांग्रेस में शामिल किया गया, यानी कि नरम और गरम दल में समझौता हुआ। एक तो ये घटना आपने सबने सुना है और नॉर्मल है, कई बार आपने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। और दूसरे इस समय क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग योजना भी बनी थी, कांग्रेस और लीग में भी समझौता हुआ था। एक सिंपल तरीके से बात करें तो क्या समझौता हुआ कि भाई साहब अलग थलग राजनीति तुम करना, मुस्लिम लीग वालों से बोल रही है, लेकिन जब तक तो एक तरह से यूनिटी बना के रखो, जब तक देश गुलाम है, जैसे ही स्वराज्य मिल जाए उसके बाद एक तरह से सोच लेना। मुस्लिम लीग बोलती ठीक है हम सेपरेट सेपरेट एक तरह से सिस्टम खत्म करके एक साथ मिलकर काम करेंगे, स्वराज्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस इनके अलग अधिकारों को स्वीकार करती नहीं थी। मुस्लिम लीग के जो अलग अधिकार 1909 में मिले थे ना, कांग्रेस इनके अलग अधिकार को स्वीकार करके नहीं बैठी थी। बट इस 1916 के अंदर जो लखनऊ सेशन हो रहा है उसमें एक तरह से क्या योजना बन रही है कि कांग्रेस आपके अलग अधिकार को स्वीकार करेंगी, बट जब तक स्वीकार नहीं करेंगी जब तक देश गुलाम है। जैसे आजाद हो जाए तुम्हारे जो अलग अधिकार है उनके लिए कांग्रेस एक तरह से राजी हो जाएंगी, कांग्रेस उनको स्वीकार कर लेंगी। तो ये सारा सारा ऑफलाइन क्लासों में आपने टॉपिक मेरे हिसाब से पढ़ा भी होगा और डिटेल भी आपने कवर किया होगा। बट आज का जो सेशन हमारा क्वेश्चन के माध्यम से आपसे बात करेंगे, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी इस समय समझौता हुआ था, जिसको हम बोलते हैं कांग्रेस लीग योजना। तो 1916 का जो सेशन हुआ था ना, उसमें दो घटना घटी, एक तो नरम और गरम दल में समझौता हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। तो इस क्वेश्चन को उसी पॉइंट से उठाकर पूछा गया है ना, और ये क्वेश्चन DSSB PGT एग्जाम सन 2021 के अंदर आ भी चुका है। तो इसका जो आंसर क्या है, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसका आंसर मेरे हिसाब से समझ चुके होगी सभी लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, कांग्रेस और लीग, ठीक है। तो ये इसका एक तरह से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कांग्रेस और लीग। लेकिन इतना याद नहीं करना है, अब इसके बारे में 2-3 पॉइंट हमें समझने हैं, ठीक है। ये बात करिए लखनऊ समझौते की, लखनऊ पैक्ट की। तो मैंने अभी आपसे एक बात किया है कि जो लखनऊ सेशन हुआ था ना, है ना, तो ये 1916 का जो लखनऊ सेशन हुआ है, कई बार तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेते कि ये सेशन जो हुआ कहां पर हुआ, नरम और गरम दल में समझौता कहां पर हुआ था, लखनऊ में। या कांग्रेस लीग योजना कब बनी थी, 1916 में बनी थी लखनऊ में। अब हर साल सेशन होता था और सेशन को चलाने के लिए एक या संचालन करने के लिए एक पद की जरूरत होती थी, अध्यक्ष पद, है ना। हर साल एक नया अध्यक्ष बनता था। हिंदुस्तान के अंदर इतिहास के अंदर आपने सुना हो तो एक बंदा हुआ करता था जिसका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। ये बंगाल के रहने वाले थे वैसे तो, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। ये बंगाल के रहने वाले थे, ये इस सेशन के अंदर एक तरह से अध्यक्ष थे। बंगाल में फरीदपुर के रहने वाले थे, वैसे बंगाल के थे। अंबिका चरण मजूमदार 1916 के लखनऊ सेशन की अध्यक्षता कर रहे, ध्यान रखना। 1885 से चला आया सेशन। ये नंबर की अगर बात करें कौन से नंबर का सेशन था ये, तो ये भारत में 32वें नंबर का सेशन था। और इस 1916 के लखनऊ सेशन में जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रही है, जितने भी गरम दल के नेता थे उनको पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। नरम और गरम दल में समझौता हुआ था, प्लस कांग्रेस और लीग में भी समझौता हुआ था। तो इस टाइप के एक तरह से छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बात करते इसके बारे में समझना, ठीक है। यानी आपसे पूछे लखनऊ सेशन, जो कि हमारे आज का एक तरह से क्लास का टाइटल भी है, लखनऊ अधिवेशन। 2-3 पॉइंट बनेंगे सिंपल सिंपल, है ना। बाकी तो आपने इनको डिटेल से ऑफलाइन क्लास में पढ़ा भी होगा। तो लखनऊ जो सेशन है वो हो कब रहा है, 1916 में हो रहा है भाई साहब। कहां पर हो रहा है, लखनऊ के अंदर हो रहा है। लखनऊ आप लोग जानते हो हिंदुस्तान में नवाबों की नगरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लखनऊ नवाबों की नगरी हिंदुस्तान में किस शहर को बोलती है, लखनऊ को बोलते हैं, ठीक है। और कौन सी नदी किनारे है, तो भाई साहब ये गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे, ठीक है, गोमती रिवर, ठीक है, ये है। तो अभी तो मैं बात कर रहा हूं कि सेशन एक तरह से हो रहा है, ठीक है। अब इस सेशन के अध्यक्ष कौन थे साहब, यानी प्रेसिडेंट इस सेशन के कौन बन रहे, अध्यक्ष इस समय सेशन के कौन बन रहे। तो मैं कह रहा हूं बंगाल के एक नेता हुआ करते थे जिसके नाम था अंबिका चरण मजूमदार, फरीदकोट के रहने वाले थे, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। ये इस सेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं। और टोटल संख्यात्मक अगर बात करें तो ये लखनऊ अधिवेशन जो है ना, ये 32वें नंबर का सेशन था, 32वें नंबर का। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब यहां पर घटना क्या होती है वो एक तरह से मेन है, ठीक है। लखनऊ के अंदर हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो देखो क्या होता है, एक तो इसके अंदर हो क्या रहा है, एक तो इसमें जो नरम दल के हैं, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, नरम प्लस गरम दल, ठीक है। नरम और गरम दल में समझौता हुआ,
ठीक है, जो गर्म दल नेता 1907 में कांग्रेस से बाहर हो गए थे ना, 1907 सूरत सेशन आपने पढ़ा होगा। नरम और गर्म दल में जो समझौता है वो एक तरह से इसी समय हुआ था। और ये समझौता करने वाले एक तरह से कौन थे, यानी कौन थे शिल्पी भाई साहब, किसकी मध्यस्थता थे, किसकी मीडिएटर कौन थे, बिचौलिए कौन थे जिसकी मध्यस्थता से समझौता हुआ। तो एक तो हो जाएंगे इसके अंदर कौन, एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट, एक तो भाई साहब ये हो जाएगा एनी बेसेंट, और एक हो जाएगा अपना बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, गर्म दल का मास्टरमाइंड, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। तो इन दोनों के प्रयास से नरम और गर्म दल में समझौता हुआ। एक तो घटना यहां पर ये घटी, ठीक है। दूसरी यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, दूसरी घटना यहां पर है कांग्रेस और लीग योजना। आपके पेपर में इस नाम से भी आ सकता है कि कांग्रेस लीग, लीग बोले तो यहां पर मुस्लिम लीग की बात की जा रही जो कि 1906 में बनी थी। कांग्रेस लीग योजना बनी कि भाई साहब सेपरेट सेपरेट काम मत करो, एक साथ हो जाओ, यूनिटी बना लो, देश को स्वराज्य प्राप्त करवा लो, उसके बाद देख लेना तुम जो भी करना चाहते हो। तो कांग्रेस लीग योजना इस समय बनी। कांग्रेस बोली ठीक है, जिन्ना बोला ठीक है भाई, हम आपके साथ एक तरह से मिलकर स्वराज्य प्राप्त करने के लिए एक्शन लेंगे, लेकिन कांग्रेस हमारे अलग अधिकार को स्वीकार करेंगी तो ही हम आपका साथ देंगे। बोला ठीक है, स्वीकार के अधिकार, नो टेंशन, है ना, आराम से। तो कांग्रेस और लीग योजना बनी थी, ये बात समझना। और जो कांग्रेस लीग योजना बनी थी ना, इसका शिल्पी कौन था, ठीक है, शिल्पी का मतलब यहां पर एक तरह से बिचौलिया, किसने मध्यस्थता की थी, कांग्रेस लीग योजना या कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो समझौता हुआ था, ठीक है, उसका एक तरह से कौन था। एक पॉइंट यहां पर ये बनता है। तो यहां पर एक तरह से कौन आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, कांग्रेस की तरफ से, और मुस्लिम लीग की तरफ से हुआ करते थे जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जो समझौता हो रहा है ना 1916 में, वो तो किसके प्रयास से हो रहा है, गंगाधर और जिन्ना के प्रयास से। और नरम और गर्म दल में समझौता एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इनके प्रयास से। तो ये चीजें भी आप लोग मेरे हिसाब से अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज याद करनी है ना, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको समझ पाओगे। दूसरी बात ध्यान रखना, जो कांग्रेस और लीग के अंदर जो समझौता हुआ था ना, तो लीग के 19 स्मरण पत्र थे जो एक तरह से साकार रूप दिया गया था। 19 स्मरण पत्र को, इतना डीपली आपको बनेगा नहीं वैसे, तो लखनऊ अधिवेशन के बारे में याद करना, ये 2-3 पॉइंट है ना। 1907 में गर्म दल नेता कांग्रेस से बाहर हो गए थे, वो 1916 में पुनः वापिस आ जाते हैं, नरम और गर्म दल में समझौता हो जाता है, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो जाता है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन इसी पॉइंट से हमने बनाया कि कौन दो पक्ष के मध्य, कौन दो ग्रुप के मध्य एक तरह से ये सारा पैक्ट हो रहा है, तो कांग्रेस और लीग, ठीक है। समझ रहे हो, उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे होगे। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू एवं मुस्लिम लीग अध्यक्ष, मुस्लिम लीग का एक अध्यक्ष यहां पर बोला जा रहा है कौन, हकीम अजमल खान ने संयुक्त रूप से जुलूस का नेतृत्व किया। क्वेश्चन को समझते, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग पजल मत होना, इसमें यूजीसी नेट में आया वो पॉइंट। वैसे इसमें पूछा गया, देखो 1916 में कांग्रेस और लीग दोनों में समझौता हो चुका है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हो चुका है। अब ये दोनों एक साथ मिलकर, है ना, ब्रिटिश भारत की या अंग्रेजों के शासन काल में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ने के लिए, स्वराज के रास्ते पर जाने के लिए एक्शन के ऊपर एक्शन लेंगे, मूवमेंट एक्शन जो भी इन्होंने किया। और आप लोग वैसे भी जानते होंगे 1916 से लेकर और 1922 तक का जो समय है ना, वो लीग और कांग्रेस का मित्रता का समय जाना जाता है, यानी कि इनका फ्रेंडशिप टाइम एक तरह से 16 से 22 का है, लीग और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का। तो 1916 में जब समझौता हुआ ना, तो इस समझौते के बाद कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का एक साथ सम्मेलन किया गया था 1919 में अमृतसर में, ठीक है। और इस समय अपने अगर बात करें हम, कांग्रेस के अध्यक्ष है मोतीलाल नेहरू बने थे, लेकिन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष है ना, वो बने थे हकीम अजमल खां, जो खिलाफत मूवमेंट से संबंधित भी थे, पढ़ाएंगे खिलाफत मूवमेंट आने वाले दिनों में। तो पूछा गया है, दोनों एक तरह से अलग अलग पार्टी के अध्यक्ष है, लेकिन दोनों का सेशन है ना एक जगह किया जा रहा है, क्योंकि यूनिटी बन चुकी है, एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। तो इन दोनों पार्टी के नेताओं ने एक साथ मिलकर कहां पर अंग्रेजों के खिलाफ एक तरह से प्लान बनाया था, इनके खिलाफ लड़ने का, एक्शन लेने का, स्वराज्य के रास्ते पर जाने का। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, शायद समझ गए भी क्वेश्चन का मतलब क्या है। ऑप्शन पूछा गया, इसमें ऑप्शन डाले, लखनऊ सेशन, अमृतसर है, कलकत्ता है, अहमदाबाद। तो मैं आपको बता चुका हूं बातों में, अमृतसर 1919 अमृतसर, ठीक है। ये एक तरह से सारी चीज हो जाएंगी, और उम्मीद कर रहे आप लोग इसको अच्छे से कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो समझ पाए क्या बात किया मैं। अमृतसर का जो सेशन है, ठीक है, अमृतसर जो अधिवेशन है ना, ये एक तरह से 1919 में दोनों पार्टी के एक साथ ही हो रहे हैं। अमृतसर अधिवेशन ये मुस्लिम लीग का भी है, और ये भाई साहब किसका है, ये कांग्रेस का भी है, ठीक है। तो अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था, 1919 में हुआ था, दोनों पार्टी का है, ठीक है।
अगर हम बात करें लीग यानी मुस्लिम लीग का भी एक तरह से है, और ये भाई साहब कांग्रेस का भी है। ठीक है, दोनों ने एक तरह से यूनिटी के माध्यम से अब देश को स्वराज्य के रास्ते पर लाने के लिए एक्शन के ऊपर एक्शन लिया अंग्रेजों के खिलाफ। तो यहां पर लीग का अध्यक्ष कौन बना था, तो अजमल हकीम। ठीक है, अजमल हकीम या हकीम अजमल, जो भी एक तरह से बोलना चाहो आप लोग। और यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री यानी कि मोतीलाल, ठीक है, नेहरू। ठीक है, तो कांग्रेस किस समय अध्यक्ष अमृतसर में बने थे, मोतीलाल नेहरू, कई बार ये भी ध्यान करना। और अजमल हकीम या हकीम अजमल ये एक तरह से यहां पर बने थे। ठीक है, समझ जाओगे कहां पर हुआ था ये, अमृतसर में हुआ था। और कब हो रहा था, 1919 के अंदर हो रहा है। तो ये तो होगी सिंपल सी बात इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो मैंने आपसे बताई है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको समझ जाओगे। अमृतसर यहां पर एक तरह से नाम आ रहा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में 2-3 एक्स्ट्रा बातें कर लेते साथ साथ। ठीक है, अगर पूछे इस शहर के संस्थापक की बात करें, हम फाउंडर की बात करें, ठीक है, यानी कि अमृतसर जो है इस सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी हिंदुस्तान की धरा पर, तो देखो जो अमृतसर है ना, अकबर के शासन काल में, अकबर आप लोग जानते होंगे मुगल सम्राट अकबर, ठीक है, एक बीबी भानी नाम की महिला हुआ करती थी सिख, उनको 500 बीघा अकबर ने एक तरह से जमीन दान में दी थी, अपनी धर्म बहन माना था बीबी भानी को। और जो 500 बीघा है ना, इसी 500 बीघा जमीन पर गुरु रामदास जो कि सिखों के चौथे नंबर के गुरु थे, और गुरु रामदास जी क्या करते हैं, यहां पर एक शहर बसाते हैं। ठीक है, और जो शहर बसाते हैं वो अमृतसर के नाम से एक तरह से जाना गया था। शुरुआत में इसको गुरु रामदासपुर के नाम से भी शहर को जाना जाता था, रामदास जी के द्वारा बसाया गया तो गुरु रामदासपुर शहर, लेकिन इन प्रेजेंट टाइम इसको अमृतसर के नाम से जानते हैं। तो शहर के संस्थापक की अगर बात करें ना, अमृतसर के अगर हम संस्थापक की बात करें तो अमृतसर के संस्थापक कौन हो जाएंगे, गुरु रामदास। और जो गुरु रामदास है ना, ये सिखों के भाई साहब 4th नंबर के, है ना, सिख धर्म के एक तरह से चौथे गुरु जी थे गुरु रामदास जी। ठीक है, यहां पर एक अमृत सरोवर नाम का तालाब आपने सुना होगा, तो इसके नाम पर इसका नाम अमृतसर एक तरह से रखा गया था, अमृत सरोवर के नाम पर। ये सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, गुरु रामदास जी के द्वारा लगभग सन 1574 ईस्वी का समय था, 1574 ईस्वी के अंदर इस शहर की स्थापना की थी। और एग्जाम में शहरों के फाउंडर भी पेपर में बन के आ जाते हैं। रामदासपुर था पहले नाम, लेकिन वर्तमान में हम अमृतसर बोल रहे हैं। इस चीज को आप लोग अच्छे से कवर कर पा रहे होंगे। थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा बात करें ना, तो रामदास जी ने क्या किया था इस समय, जो रामदास जी है ना, इन्होंने ये कुछ 52 एक तरह से व्यापारी थे, 52 व्यापारी 52 व्यापारियों को एक तरह से इस शहर में एक तरह से आमंत्रित किया था कि आओ और यहां पर अपनी दुकान वगैरह एक तरह से खोलो, बिजनेस करो यहां पर आकर। 52 व्यापारी को एक तरह से इनवाइट किया था गुरु रामदास जी के द्वारा। और 52 व्यापारी को इनवाइट करने के बाद लगभग 32 परिवारों के एक तरह से लोग आते हैं, है ना, और 32 परिवारों के लोग मिलकर यहां पर क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात करते हैं हम, 32 फैमिली के लोग यहां पर एक तरह से दुकान वगैरह खोलते हैं इस अमृत शहर में। और जो बाजार एक तरह से बनाना, 32 एक तरह से परिवार के लोगों ने जो दुकान वगैरह खोली, तो आपने सुना भी होगा मेरे हिसाब से, कभी सिख धर्म आपने पढ़ा हो तो उस समय 32 हट्टा एक तरह से इस स्थान को कहा गया, 32 हट्टा। 32 परिवारों ने यहां पर एक तरह से अपने बिजनेस सेट किए, इसी कारण इस स्थान को 32 हट्टा के नाम से भी एक तरह से जाना गया था। अमृतसर के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं मैं, है ना, ये आप लोग एक तरह समझ पाओगे। तो रामदास जी के द्वारा बसाया गया था, चौथे सिख गुरु थे, इतना तो आप लोग याद कर सकते हो और याद कर पाओगे। कुछ एक्स्ट्रा बातें मैंने बताई है, लेकिन यहां पर बात क्या कर रहे हैं हम, बात ये कर रहे थे कि अमृतसर अधिवेशन है दोनों का था। दोनों बोले तो एक तरह से कौन, दोनों यहां पर एक तरह से मैंने आपको बताया कौन हो गए दोनों, एक तो लीग हो गया और एक तरह कांग्रेस हो गया। ठीक है, तो ये सारी सारी चीजें है ना, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से कवर कर रहे होंगे। ठीक है साहब, जी हाँ। एक बात और ध्यान रखना, वैसे जो मुस्लिम लीग है ना, ये आप लोग मेरे हिसाब से समझ पा रहे होंगे। अगर हम बात करें मुस्लिम लीग, ठीक है, अगर हम बात करें जो लीग है ना, लीग, तो मुस्लिम लीग का फर्स्ट, कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन मुस्लिम लीग का फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ था? मुस्लिम लीग का जो फर्स्ट अधिवेशन है ना, बनी तो एक तरह से कब थी, 6 में, लेकिन इसका फर्स्ट अधिवेशन मुस्लिम लीग का है ना, वो 1907 में किया गया था। और 1907 में किया गया था कहां पर? कराची के अंदर किया था। कराची जो कि इन प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कैपिटल है कराची, पोर्ट भी एक। तो 1907 में मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 1907 में होता कराची में, ये ध्यान रखना। और इसी का सेकंड अगर अधिवेशन की बात करें ना, लगातार 2 अधिवेशन कंटिन्यू हुए थे, बाकी बाद में कंटिन्यू मुस्लिम लीग के हुए नहीं, कांग्रेस को तो कंटिन्यू हुए थे। और 1908 में इसका दूसरा मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था अमृतसर के अंदर, लेकिन ज्यादातर आपसे पहला पूछ लेते हैं। और उसके बाद कंटिन्यू एक तरह से हो नहीं रहे हैं। 1919 में अमृतसर में और अधिवेशन हुआ था। ये सारी बातें हैं और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इनको अच्छे से कवर कर चुके होंगे। तो क्वेश्चन अपना ये था कि दोनों एक तरह से पार्टी के लोगों ने एक साथ अधिवेशन किया था, कौन से शहर में? 1919 में अमृतसर शहर में किया था। ठीक है जी। नेक्स्ट है
किस सेशन में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति से कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई? अब देखो सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज हार्ड है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है। और क्या क्वेश्चन पूछा गया यहां पर, ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन यहां पर ये पूछा गया साहब कि जो अपने भारत के अंदर मुस्लिम लीग क्या बोली कि हम यूनिटी बनाकर एक तरह से स्वराज्य की मांग करेंगे, स्वराज्य के रास्ते पर लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस बोला ठीक है, एक साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग ये बोल रही है कि हम एक साथ मिलकर तो काम करेंगे, लेकिन जो हमें अलग अधिकार मिले हैं ना 1909 मोर्लेमेंटो अधिनियम के तहत, तो कांग्रेस तुम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो, आपने हमारे अलग अधिकार को स्वीकार करना पड़ेगा, मुस्लिम लीग बोल रही है। कांग्रेस बोली ठीक है क्या स्वीकार, लेकिन कंडीशन है जब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक एक तरह से देश गुलाम है, देश आजाद हो जाए उसके बाद हम तुम्हें एक तरह से रियायत दे देंगे, अलग अधिकारों की एक तरह से बात को हम स्वीकार कर लेंगे। कांग्रेस बोल रही है, मुस्लिम बोली ठीक है हम एक साथ मिलकर स्वराज्य के रास्ते पर लड़ाई लड़ेंगे। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना, नो टेंशन। कौन सा शहर था, ये बातें हुई है, अभी समझ पा रहे हो, लास्ट क्वेश्चन में डिटेल आपको दे चुकी है। कौन सा शहर था, लखनऊ। लखनऊ अधिवेशन की बात की जा रही है, यानी कि ये समझौता कहां पर हुआ था। अब किसी की लैंग्वेज चेंज हुई आप लोग चेंज हो जाओगे, तो इसका सही आंसर आएगा लखनऊ, है ना। और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओगे। लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, जो कि अभी हमने बताया नवाबों की नगरी लखनऊ। 1916 का अंदर सेशन हुआ था, कांग्रेस और लीग योजना जो बनी थी। तो इस सेशन के जितने भी एक तरह से क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम ऑथेंटिक 1916 लखनऊ सेशन के, वो सारे क्वेश्चन वन बाय वन करके आपके सामने सेट कर रहे हैं। कुछ लैंग्वेज चेंज है, कुछ सीधे क्वेश्चन है, कुछ नॉर्मल है, कुछ हार्ड है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से कवर कर पाओगे, ठीक है साहब। नेक्स्ट बात करते हैं, 1834 में किसने कहा था कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों में बदरंग कर रहे हैं, या भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं। लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, हालांकि अब की बारी एमटीएस में भी आया था, अभी जो कुछ समय पहले एमटीएस का पेपर हुआ था, लेकिन यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम मेडल हिस्ट्री 2018 के अंदर भी आ चुका है, और एमटीएस में एसएससी ने पूछा है। अब हर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सारे का एग्जाम तो लिखेंगे नहीं एक क्वेश्चन में, तो कुछ आधार हम आपके सामने सेट कर लेते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है। अब किसी ने पूछा कि देखो हमारा देश एक तरह से आप लोग जानते हो कि विश्वगुरु हिंदुस्तान, हर संसाधनों में एक तरह से पावर भारत, हीरे मोती सोने जवाहरात चांदी रेशम उद्योग सूती वस्त्र कॉटन, है ना, हर फील्ड में एक तरह से माहिर था। और अंग्रेज जो आए, यूरोपियन जो आए, तो सबसे ज्यादा शुरुआत में यूरोपियन लोगों ने भी सूती वस्त्र का एक तरह से हिंदुस्तान में व्यापार किया था। जैसे आप लोग जानते होंगे एक कैलिको हुआ करता था, कैलिको काली कट के अंदर एक विशेष प्रकार का व्हाइट कलर का सूती वस्त्र प्राप्त हुआ करता था पुर्तगाल वालों को, और पुर्तगाल वाले जो कॉटन व्हाइट कलर का प्राप्त करते थे एक तरह से काली कट से, उसको कैलिको के नाम से जानते थे। ये भी कई बार क्वेश्चन आया। तो सूती वस्त्र का काफी व्यापार अंग्रेज कर रहे थे। दुनिया भर के व्यापारी लोग हिंदुस्तान में आए, यूरोपियन लोग आए, लेकिन उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे हिंदुस्तान का जो एक तरह से सूती वस्त्र उद्योग है ना, वो बिल्कुल बर्बाद कर दिया और अपना काम काट गए। और हिंदुस्तान का जो एक तरह से कॉटन उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, वो बिल्कुल अंग्रेजों ने मार दिया। सूती वस्त्र उद्योग की हड्डियां बिछा दी गई हिंदुस्तान के मैदानों में, जो भारत के मैदानों को बदरंग कर रहा था। किसने बोला था कि भारत का सूती वस्त्र उद्योग बिल्कुल मार दिया गया है, और उस सूती वस्त्र उद्योगों की हड्डियां हिंदुस्तान के मैदानों में बिछा दी गई है, जिससे कि भारत का मैदान सूती वस्त्र की हड्डियों से तड़प रहा है, या एक तरह से दुर्गंध हो रहा है। एक शब्द बोले गए हैं, क्यों बोले गए इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे कि सूती वस्त्र उद्योग हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, ठीक है, और सूती वस्त्र मार दिया गया, और सूती वस्त्र की हड्डियां जो है भारत के मैदानों में बिछा दी गई। अब मैदानों में हड्डियां सूती वस्त्र की तो होती नहीं है, लेकिन एक शब्द बोला गया, एक सेइंग वर्ड है, एक कथन है। तो किसके द्वारा बोला गया, एक हिंदुस्तान के अंदर ये गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और गवर्नर जनरल इसके अंदर एक इंसान है। वैसे भी आप लोग समझ चुके हो आंसर, तो आंसर क्या आ जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उम्मीद कर रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में आपने सबने सुना भी होगा। ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है ना, इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात करें तो हमारे देश में, इंडिया के अंदर, इंडिया में फर्स्ट गवर्नर जनरल, भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल है ना, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। चलो बात कर लेते हैं बेंटिंग के बारे में। जब बेंटिंग नाम आया तो थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग समझ जाओगे क्या है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। वैसे गवर्नर का टॉपिक अलग से भी आपको पढ़ाएंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, या बेंटिंग लिखा मिलेगा। ये एक तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपने शायद सुना होगा। 1828 के अंदर ये आता है, और 1833 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इस बात को एक तरह से आप लोग समझना, है ना, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओगे। यानी कि 1828 ईस्वी के अंदर आता है, और सन 1833 ईस्वी तक ये रहता है। लेकिन तुम कहोगे जी 33 तक नहीं, इसने तो बहुत ज्यादा समय राज किया था। तो इस समय पता है 33 तक तो क्या थे, ये 33 तक थे बंगाल के
गवर्नर जनरल। ठीक है, और अब आपने सुना होगा, थोड़ा सा समझना, 1833 में एक चार्टर एक्ट आया था जिसको 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने क्या एक रूल लागू किया कि इस अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर है ना, बंगाल का, इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और जिस समय बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया ना, उस समय पद पर कौन था, बेंटिंग। तो 1833 से अधिनियम के तहत इसको क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। तो 1833 अधिनियम के तहत ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया, और कुछ समय बाद 1834 से लेकर 1835 तक ये फिर शासन करता है, लेकिन किस रूप में शासन करता है, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में शासन करता है, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में। तो आप इसका सीधा समय पढ़ते हो 28 से 35, लेकिन ध्यान रहे 28 से 35 से भारत का गवर्नर जनरल नहीं है, ये 28 से 33 तो बंगाल का गवर्नर जनरल है, और उसके बाद है ना ये भारत का गवर्नर जनरल बन रहा है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिसके काल में 1833 का चार्टर अधिनियम आप लोग मेरे हिसाब से जानते होंगे, सुना भी होगा। ठीक है, और जो ये शब्द है ना वो एक तरह से आप लोग समझ पा रहे हो। बहुत से क्वेश्चन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में ब्रिटिश भारत में हमारे देश में लॉ कमीशन का गठन किया गया। लॉ कमीशन यानी कि विधि आयोग। सन 1833 अधिनियम के तहत भारत में विधि आयोग का गठन किया गया था, लॉ कमीशन। 1834 में लॉ कमीशन गठित हुआ था, लेकिन 1833 अधिनियम के तहत, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मेकाले थे, वही लॉर्ड मेकाले जिसने हिंदुस्तान में वेस्टर्न एजुकेशन शुरू की थी, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा का एक तरह से शुरुआत भारत में कौन कर रहा है, लॉर्ड मेकाले। इसी के शासनकाल में एक तरह से विधि आयोग बना था लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में। लॉर्ड मेकाले सुना होगा आपने। पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग नाम का जो बंदा है, पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह को पंजाब के रोपड़ में सम्मानित भी करता है। पढ़ा भी होगा आपने ऑफलाइन में, लास्ट क्लास में पढ़ा रखा मैंने। ठीक है, इसी के शासनकाल में इंडियन पैनल कोड यानी कि आईपीसी एक तरह से बनना शुरू होती है, जो चलते चलते 1860 में आईपीसी बनकर तैयार हो जाती है, और सन 1862 में इंडियन पैनल कोड आईपीसी देश में लागू भी हो जाती है। तो काफी विषय है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल के। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में जब ये बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर जनरल बंगाल के, तो उस समय 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का भी अंत किया गया था। इसी के शासनकाल में भारत में ठगी प्रथा का अंत भी किया गया था। ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में किया गया था, कैप्टन सलीमेन के नेतृत्व में। तो बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा हिंट देके आपको हम बता देते तो आप लोग समझ पाओगे इनके बारे में, क्या क्या काम इसके शासनकाल में हुए और कैसे समझ पाओगे। जैसे कि शॉर्ट में हम आपको लिखे, तो पहला क्या हो जाएगा, सन 1829 के अंदर सती प्रथा, सन 1829 में सती प्रथा का अंत भारत में किसके प्रयास से किया गया था, ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयास से, इसी के शासनकाल में हुआ। लेकिन उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल है, ध्यान रखना इंडिया के नहीं है, क्योंकि इंडिया के तो 1833 अधिनियम के तहत बने थे। ठीक है, दूसरा सन 1830 ईस्वी का समय था, और 1830 ईस्वी के अंदर है ना ये ठगी प्रथा का भी अंत करते भारत में। ठग जानते हो ना, आजकल तो ऑनलाइन ठग होते हैं, तो ठग प्रथा इसके शासनकाल में अंत हुआ था। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किसके नेतृत्व में, एक इंसान था जिसका नाम था कैप्टन सलीमेन, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। तो कैप्टन सलीमेन के नेतृत्व में हिंदुस्तान में ठगी प्रथा का अंत हो रहा है, इस बात को थोड़ा सा अंडरलाइन करके और समझ लेना। कैप्टन सलीमेन के नेतृत्व में ठगी प्रथा का अंत हो रहा है हमारे देश के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग समझ पा रहे हो। जो मैसूर है ना, मैसूर, मैसूर सुना होगा, टीपू सुल्तान वाला जो मैसूर है, मैसूर भारत के कई क्षेत्रों को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में विलय कर लिया था। तो मैसूर का विलय, मैसूर जो रियासत, मैंने लास्ट क्लास में मैसूर के बारे में पढ़ा रखा है, तो मैसूर रियासत का जो विलय है ना ब्रिटिश भारत में, वो इसी के शासनकाल में हुआ था, सन 1831 में। मैसूर साम्राज्य सन 1831 में, इसी के काल में एक तरह से ब्रिटिश भारत में विलय हो रहा है मैसूर। टीपू सुल्तान वाला मैसूर आपने सुना होगा। पंजाब के राजा हुआ करते थे महाराजा रणजीत सिंह, जो कि कोहिनूर वापिस लाए थे, है ना। शाह सूजा जो कि काबुल का राजा था, शाह सूजा उसे प्राप्त करते हैं। तो जो महाराजा रणजीत जी है ना, महाराजा जो रणजीत सिंह है, महाराजा जो रणजीत सिंह है, तो महाराजा रणजीत सिंह का एक तरह से आदर सत्कार भी करता है, सम्मान भी करता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में रिपीट हो चुके हैं। रोपड़ नामक एक जगह है जो कि सिंधु घाटी स्थल भी है, रोपड़। तो पंजाब के रोपड़ में महाराजा रणजीत सिंह को सम्मानित करने वाले एक तरह से गवर्नर जनरल हिंदुस्तान में लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। तो ये सारी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। और भी काफी क्वेश्चन इसके शासनकाल में, जैसे मैंने कहा लॉ कमीशन, ब्रिटिश भारत का लॉ कमीशन की बात कर रहे हैं। आजाद भारत में लॉ कमीशन बना था वैसे तो 1955 में, लेकिन ब्रिटिश भारत में जो लॉ कमीशन या विधि आयोग बना था ना 1834 में बना था। और किसकी अध्यक्षता में बना था, लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में। विधि आयोग लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में। ये वही मेकाले है जो हमारे देश में वेस्टर्न एजुकेशन यानी कि
अंग्रेजी शिक्षा की भी शुरुआत देश में करते हैं। वेस्टर्न एजुकेशन शुरू करने वाला लॉर्ड मेकाले, है ना, अलग टाइप का बंदा थोड़ा। तो ये सारी सारी चीजें एक तरह से मैं बात कर रहा हूं मेकाले के बारे में, उम्मीद कर रहे आप लोग इनको समझ जाओगे। एक कॉर्नवालिस के शासनकाल में ना अलग अलग प्रांतों में कुछ छोटे छोटे कोर्ट बनाए थे, प्रांतीय न्यायालय बनाए थे, प्रांतीय न्यायालय। और ये क्या करता है, जो एक तरह से प्रांतीय न्यायालय बनाए थे ना, प्रोविंस जो क्षेत्र थे, छोटे छोटे कोर्ट बनाए थे इसने, प्रांतीय न्यायालय जो इसने बनाए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, तो प्रांतीय न्यायालयों को समाप्त है ना, कॉर्नवालिस के जो कोर्ट बने थे कॉर्नवालिस के काल में, कॉर्नवालिस के कोर्ट को समाप्त इस इंसान ने एक तरह से करवा दिया था, बेंटिंग ने। तो ये एक तरह से कुछ मैं पॉइंट आपसे बात कर रहा हूं लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में, ठीक है। तो ये है, कुछ एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन ये था कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों में बंधन कर रहे हैं, ये शब्द किसकी है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग की है ना। बड़े बड़े पेपर में क्वेश्चन आ चुका और अब की बार एसएससी में आ चुका है, तो ये आप लोग इसको समझ जाओगे। लेकिन यहां पर साथ साथ एक चीज और मैं बता रहा हूं, आप उसको समझना। देखो सूती वस्त्र की बात है, अब सूती वस्त्र की बात है तो थोड़ा सा यहां पर क्वेश्चन आ जाता है एक स्टैटिक जीके का, कि भारत के अंदर प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी थी, ठीक है। भारत की प्रथम या फर्स्ट, भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल, भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल। तो क्वेश्चन ये बनेगा, भारत की पहली सूती वस्त्र मिल जो है ना वो कौन सी है, कब स्थापित की, कहां पर स्थापित की। तो भारत की प्रथम सूती वस्त्र जो मिल है ना वो भाई महाराष्ट्र के बंबई में स्थापित की गई थी, एट प्रेजेंट टाइम मुंबई। और आप लोग जानते हो बंबई जो है, मुंबई को सूती वस्त्र नगरी के नाम से भी आज भी जानते हैं। स्टैटिक जीके में आपने मेरे हिसाब से सुना भी होगा। 7 जुलाई सन 1853 ईस्वी का समय था, ठीक है। 7 जुलाई सन 1853 ईस्वी का समय था। देश की पहली सूती वस्त्र जो मिल है ना वो लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत की पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई थी। ज्यादातर एसएससी पूछती है कहां पर, तो भाई भारत की पहली सूती वस्त्र मिल है ना वो बंबई में स्थापित हुई थी, ठीक है, 1853 के अंदर। ये आप लोग ध्यान रखना। एक कावसजी नाना भाई नाम के बंदे हुआ करते थे, यानी कि किसके द्वारा, बाई अगर बात करें तो कावसजी के विषय में पूछा गया क्वेश्चन था एक बार, कौन बनेगा करोड़पति में भी, कावसजी नाना भाई, ठीक है, कावसजी नाना भाई नाम के एक तरह से भाई साहब, इनके द्वारा, इस बिजनेसमैन के द्वारा महाराष्ट्र में पहली सूती वस्त्र हिंदुस्तान की मिल स्थापित की गई थी। इस बात को भी आप लोग समझना, ठीक है। कॉटन का व्यापार अंग्रेज करते थे। लोकेशन ज्यादा पूछी जाती, बंबई के अंदर 1853, और 1853 में आप लोग जानते हो डलहौजी हिंदुस्तान के अंदर एक तरह से गवर्नर जनरल है। और इसी कारण आज भारत के अंदर बंबई शहर को सूती वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं। लेकिन भारत का मैनचेस्टर जो है ना वो अहमदाबाद है, ध्यान रखना। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। तो इस टाइप की स्ट्रेटेजी की आपने सुना होगा। तो क्वेश्चन को माध्यम बना के कुछ एक्स्ट्रा बातें कर रहे हैं, आप लोग इनको समझ जाओगे। बाकी बेंटिंग ने शब्द बोले थे, बेंटिंग कौन है, बेंटिंग के बारे में बात किया हमने कुछ, और भी काफी क्वेश्चन बनते जो आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संधि का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है, या कौन सा संधि का काल निम्न में से कौन सा है, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा चेंज कर लेना, निम्न में से कौन सा है। अब देखो क्वेश्चन क्या है ये आपने थोड़ा समझना है, कौन सा है संधि का काल, कौन सा है। अब यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया साहब, या इसको बोल दो मतक्के काल, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मतक्के काल, या एक तरह से दोनों का दोस्ती काल। मुस्लिम लीग और कांग्रेस हमेशा अलग अलग रहे हैं, लेकिन इनका दोस्ती का जो समय है ना वो कब से कब तक दोनों पार्टी का एक तरह से मतक्के काल, दोस्ती का समय या संधि काल माना गया। तो 6 से 11, 16 से 22, 17 से 21 या 40 से 46। तो इसका सही आंसर क्या आएगा वो आपने कमेंट करना है। जैसे कि आप लोग समझे 1916 में शुरू हो गया था भाई, लखनऊ सेशन के अंदर एक तरह से सारा का सारा प्रोग्राम शुरू हो गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में समझौता हो रहा है, तो 1916 में एक तरह से ये सारी चीजें शुरू हुई थी। लेकिन जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी का, जो कि देश का पहला मास मूवमेंट भी है, पहला जन आंदोलन है। लेकिन 1922 में यह आंदोलन चोरा चोरी इंसिडेंट की वजह से समाप्त हो जाता है, यानी कि रद्द कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। 1922 में असहयोग आंदोलन खत्म हो गया था, जो 1920 में शुरू हुआ था। और जैसे ही असहयोग आंदोलन देश के अंदर खत्म हुआ तो उस समय इनकी भी दोस्ती भाई साहब टूट चुकी थी। तो 1916 से 1922 का जो समय है ना वो भाई साहब एक तरह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मतक्के काल के नाम से जाना जाता है। और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग ये समझ रहे होंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान ये सारा चीजें समाप्त हो जाती है। जैसे आंदोलन समाप्त, मतक्के काल, फ्रेंडशिप काल भी इनका समाप्त। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना,
निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? यानी कि 3-4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें कौन सा एक तरह से गलत लाइन है वो है। तो देखो, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की, तो सिंपल सी बात है, आंसर हमारे यहीं पर आ जाएगा। यानी कि अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी, तो मैंने कहा था ना 1916 में 32वां सेशन किया गया था लखनऊ के अंदर, तो इसके अध्यक्ष बंगाल के एक नेता हुआ करते थे अंबिका चरण मजूमदार, तो उसने अध्यक्षता की थी। अब इस क्वेश्चन में भाई साहब यूपी पीसीएससी वालों ने पूछ रखा है, ठीक है, इंटर कॉलेज के एक तरह से एग्जाम में, है ना, टीचर के एग्जाम में, कि किसने अध्यक्षता नहीं, सॉरी, अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता नहीं की, तो भाई अध्यक्षता की थी। अब गलत है ये लाइन, तो इसमें गलत ही पूछा है, तो आंसर ये हो जाएगा। बाकी उदारवादी उग्रवादी के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ, इसका मतलब क्या है, नरम और गरम दल दोनों में एक तरह से मेल स्थापित हुआ, यानी कि नरम और गरम दल में समझौता हुआ, यह बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना वो तो आएगा ए, समझ रहे होगे। दूसरा है, तीसरा क्या है, महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराए गए। आपको हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे चंपारण मूवमेंट। तो चंपारण मूवमेंट जो हुआ था ना, इससे पहले गांधी को अवगत कराया गया था कि भाई साहब गांधी जी आओ और हमारी चंपारण की स्थिति को एक तरह से भापो। 3 कठिया प्रथा से सारे किसान परेशान है, नील की खेती यानी कि इंडिगो खेती से सारे चंपारण के किसान परेशान है। चंपारण के एक तरह से नेता बार बार अंग्रेजों के खिलाफ एक्शन लेते, लेकिन अंग्रेज कभी मानने वाले नहीं थे। तो चंपारण के 2 नेता, एक तो राजकुमार शुक्ला और एक संत राउत। संत राउत और राजकुमार शुक्ला इसी लखनऊ सेशन में पहुंचते हैं और महात्मा गांधी से सारी आपबीती बताती है कि साहब एक बार उधर भी नजर मारो, वहां पर भी हालत किसानों की खराब है। तो गांधी जी इसी लखनऊ सेशन में चंपारण के बारे में एक तरह से पहले योजना, मतलब चंपारण के बारे में अवगत होते कि भाई चंपारण में भी ऐसी कुछ स्थिति हो रही है। तो गांधी जी 1916 के बाद चंपारण के क्षेत्र में जाते हैं और वहां पर एक चंपारण मूवमेंट भी शुरू करते हैं 1917 में, जो कि गांधी का हिंदुस्तान की धरती पर पहला आंदोलन था, चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन बैंक आपके सामने लेकर आएंगे, आप वहां पर इन चीजों को महसूस करोगे। तो ये एक तरह से सारे सही है। बाकी अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी, इसमें पूछा नहीं की थी, तो असत्य छाटना था। क्वेश्चन का मतलब आप लोग समझ जाओगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया? यानी कि मैं बार बार कह रहा हूं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ है ना 1916 के अंदर। तो जिन्ना और कौन थे? गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। देखो एनी बेसेंट नरम और गरम दल में समझौता कराने वाली एनी बेसेंट और गंगाधर है, 2 बंदे हो गए शिल्पी। लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो समझौता हुआ था ना, वो जिन्ना और गंगाधर तिलक के प्रयास से हुआ था। तो इसमें ऑप्शन में जिन्ना तो है नहीं, ऑप्शन में अपने गंगाधर साहब है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यूपी लोअर उसमें पूछा गया है, ठीक है, 2004 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया और कई बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक है ना। तो समझ जाओगे आप लोग, मेरे हिसाब से इसको समझ पा रहे हो। तो नरम दल और गरम दल में समझौता 1916 में हुआ था, बात ठीक है, लखनऊ में हुआ था, ये भी ठीक है, लेकिन किसके प्रयास से? गंगाधर और एनी बेसेंट के प्रयास से। लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता किसके प्रयास से हुआ था? तो यहां पर गंगाधर तो कॉमन है, लेकिन जिन्ना आ गया था यहां पर। जिन्ना और गंगाधर के मध्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो रहा है। तो गंगाधर तिलक गरम दल के मास्टरमाइंड, गरम दल के पितामह। लास्ट क्लास में गंगाधर का पूरा रिकॉर्ड हमने आपको कवर कर रखा है। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, आप लोग हमारी बैक क्लास को भी देख सकते हो, निहार सकते हो, ठीक है, और आप लोग एक तरह से अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हो, एग्जाम में फाइट कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। इससे पहले काफी हमारी क्लास हो चुकी है, टॉपिक वाइज स्टेप टू स्टेप हम लेकर चल रहे हैं। 1947 तक का इतिहास आपके सामने कवर करेंगे प्रीवियस एग्जाम के माध्यम से। जो आज से पहले PYQ एग्जाम में जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए उन पर चर्चा करते आगे बढ़ेंगे हम लोग आपके साथ, ठीक है। तो बिजी तिलक इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखो हम पूरा डिटेल, देखो क्वेश्चन ओनली माध्यम होती है, डिटेल हम आपके सामने बता चुके। अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी भाई, अंबिका चरण मजूमदार। और ये कहां के रहने वाले थे? ये बंगाल के रहने वाले थे, बंगाल के, ठीक है। लेकिन सेशन कहां पर हुआ था? सेशन हुआ था लखनऊ के अंदर 1916 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो हम लोग कवर कर ही चुके हैं, ठीक है। इससे पहले है ना और क्वेश्चन है हमारे, और देखते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन है, ये टॉपिक के अकॉर्डिंग जो हमारे टाइटल था उसके क्वेश्चन तो हो चुके हैं। अब उस 1916 और 1915 के जमाने के जितने भी क्वेश्चन हमारे उससे संबंधित एग्जाम में बने हैं, उस समय से संबंधित, वो क्वेश्चन भी आपके सामने सेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915 में हिंदू महासभा का गठन किस स्थान पर हुआ था? लास्ट क्लास में हिंदू महासभा के बारे में पूरी डिटेल तुम्हें दिया है। हिंदू महासभा जो कि सन 1915 में बनी थी, मदन मोहन मालवीय के प्रयास से हिंदू महासभा का गठन 1915 में किया था हरिद्वार के अंदर। लेकिन 1933 से ये एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है, इन प्रेजेंट टाइम में पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम करती है हिंदू महासभा। लेकिन पहले हिंदू महासभा एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, जो कि 1915 में मदन मोहन मालवीय, जिसको महामना के नाम से जानते हैं, लास्ट क्लास में मदन मोहन मालवीय का भी पूरा रिकॉर्ड हमने कवर किया, आप लोग एक तरह से बैक क्लास को चेक कर सकते हो। तो हरिद्वार के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखना।
वर्तमान में जो ये एक तरह से पार्टी है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में वर्तमान में, लेकिन उस समय पूछा गया है कि 1915 में हिंदू महासभा का गठन हरिद्वार में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? फाउंडर की बात करें तो यहां पर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, जिसको महात्मा गांधी ने एक टाइटल दिया था महामना, कि भारत में महामना किसे कहा जाता है? मदन मोहन मालवीय। और इन्हीं महामना जी को या मदन मोहन मालवीय जी को कर्म योगी के नाम से भी जानते हैं। कर्म योगी, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मदन मोहन मालवीय को कर्म योगी बोला था और महामना गांधी ने बोला था मदन मोहन मालवीय, है ना। हिंदू महासभा और हिंदुस्तान के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना भी किसने की थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। ये सारी बातें लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुकी है। सत्यमेव जयते हमारे देश का एक तरह से राष्ट्रीय वाक्य, हमेशा सत्य की विजय। तो इस सत्यमेव जयते वाक्य को प्रचार करने वाला, इस वाक्य का प्रचार प्रसार करने वाला, इसको एक तरह से दुनिया के अलग अलग जगह का कोने पर इसका एक तरह से उद्घोषण करने वाला, कुल मिलाकर इस शब्द का प्रचार प्रसार करने वाला, सत्यमेव जयते शब्द का प्रचार प्रसार करने वाले मदन मोहन मालवीय थे। ज्यादातर क्वेश्चन इनका हिंदू, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है BHU, उसके फाउंडर 4 फरवरी 1916 में BHU का गठन किया गया था मदन मोहन मालवीय के प्रयास से। और यूनिवर्सिटी से पहले एक कॉलेज हुआ करता था बनारस में, ये जिसका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो सन 1898 में एनी बेसन के प्रयास से बना था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में एनी बेसन के प्रयास से बना था। और यही कॉलेज 4 फरवरी 1916 को एक यूनिवर्सिटी के रूप में तब्दील हो जाता है, जिसमें एक मेन जो बंदे थे आइकन मदन मोहन मालवीय जी। तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था आपके सामने, सारी बातें हम लास्ट क्लास में भी कवर कर चुके हैं। ठीक है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसने लाला लाजपत राय को प्रिंस अमंग पीस मेकर कहा गया? देखो ये थोड़ा सा एक तरह से टाइपिंग मिस्प्रिंट है, इसको थोड़ा समझना। प्रिंस अमंग पीस मेकर है ये, प्रिंस अमंग पीस मेकर, ठीक है। ये एक तरह से शब्द लिखा है प्रिंस अमंग पीस मेकर, ये एक तरह से ए शब्द नहीं है यहां पर, प्रिंस अमंग पीस मेकर्स। अभी होता क्या साहब ये प्रिंस अमंग पीस मेकर, क्या चीज है ये? तो इसके बारे में थोड़ा समझना, यानी कि शांति के बीच राजकुमार, इस शब्द का मतलब होता है शांति के बीच राजकुमार। शांति के बीच राजकुमार, शांति के बीच राजकुमार किस नेता को कहा जाता है साहब? क्वेश्चन ये है, जैसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, यात्रों का राजकुमार हेनसांग को कहा जाता है, ऐसे शांति के बीच राजकुमार किसे कहा जाता है? तो प्रिंस अमंग पीस मेकर्स किसे कहा गया? ये एक तरह से पूछा गया। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना, मोतीलाल नेहरू। शायद आपने माइंड टॉस कर लिया होगा, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा भाई मोतीलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री का नाम है मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू इस क्वेश्चन का बिल्कुल एक तरह से सही आंसर आएगा, समझ जाओगे, ये पॉइंट है। जी हाँ, मोतीलाल नेहरू, ठीक है जी, ठीक है ना। तो उम्मीद करना मोतीलाल नेहरू इसका एक तरह से है। तो एक क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन भी देखो पेपर में आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। अब ये कल ने पेपर में क्वेश्चन कॉपी हो जाए एसएससी में, तो आप कहोगे बड़ा हार्ड क्वेश्चन है। कोई हार्ड नहीं है, बस आप वहां तक गए हो या वहां तक कैसे पहुंचे हो, ये थोड़ा सा आपने एक तरह से महसूस करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से कवर कर चुके होंगे। तो ये सारी चीजें, मोतीलाल नेहरू आप लोग जानते होंगे, नेहरू जो रिपोर्ट आई थी 1928 में, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के प्रयास से, नेहरू कमेटी बनाई थी उन्होंने 9 सदस्यों की नेहरू कमेटी। तो सारी चीजें आगे भी बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रांतिकारी जिसने 24 साल जेल में बिताए और 2.5 साल भूख हड़ताल का उसका नाम था। देखो एक बात और पूछी यहां पर इस क्वेश्चन में, मैं आपको बता दूं, लाला लाजपत राय ने कहा था ये, इस बात को समझना कि किसने बोला था? लाला लाजपत राय। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगले क्वेश्चन से जाने से पहले एक चीज थोड़ा सा समझना, यहां पर बात कर ही लेते हैं, है ना। यहां पर नाम आया है लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय। पहले तो भारत में इनको एक उपनाम से जानते हैं, ठीक है, शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी, ठीक है, पंजाब केसरी भारत में किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो आप लोग सभी एक तरह से अच्छे से याद करके बैठे होंगे, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, कॉमन सी बात है, ठीक है। इनका जो जन्म है 28 जनवरी के दिन इनका जन्म हुआ था। 28 जनवरी अभी इनकी एक तरह से जो जयंती हो गई है, 28 जनवरी 1865 को एक तरह से जन्मे थे। बट जन्म डेथ इतना आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कुछ क्रांतिकारियों के बारे में आ जाते हैं। 28 जनवरी सन 1865 ईस्वी का समय था, तो पंजाब के अंदर एक तरह से इनका डेथ हुआ, सॉरी क्या नाम, जन्म हुआ था। और इस शहीद की बात करें ना, तो 17 नवंबर सन 1928 का समय था।
और आप लोग जानते हो कि साइमन कमीशन जो हमारे देश के अंदर आया था, और साइमन कमीशन का जो विरोध है ना, ये लाला लाजपत राय कर रहे थे, है ना। और स्कॉट नाम का अंग्रेज ऑफिसर ने ऑर्डर दिया लाठीचार्ज का। सैंडर्स नाम का अंग्रेज लाठीचार्ज करता है 30 अक्टूबर सन 1928 के ऊपर इनकी बॉडी पर काफी लाठीचार्ज हुआ, जिस पर इन्होंने एक शब्द भी बोले थे कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठियां ब्रिटिश सरकार तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे ताबूत की कील बनेंगी। तो किसने बोले ये शब्द, ये भी क्वेश्चन आते कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के लिए भविष्य में ताबूत की कील बनेंगी। तो लाठीचार्ज में है ना घायल हो गए थे काफी। तो 17 नवंबर 1928 को ये शहीद हो जाते हैं, ठीक है, लाहौर के अंदर एक तरह से। और उसके बाद इस सैंडर्स को बुरी तरह उड़ाया था हमारे देश के राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, जो कि HSRE के मेंबर थे। तो ये सारी चीजें आपने लास्ट में पढ़ा होगा। तो ये तो जन्म डायत है, उपनाम है, ठीक है। अगर बात करें अपनी लाला लाजपत राय, तो इनका जो गुरु है ना, हमारे इंडिया के गुरु नहीं थे इनके, तो इनके जो गुरु है ना वो एक मैजनी नाम का इटली का बंदा, आपने सुना होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो मैजनी साहब इनके गुरुजी का नाम था। लाला लाजपत राय के गुरु की बात करें तो मैजनी जी है, ठीक है। मैजनी, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। पंजाब केसरी है या शेरे पंजाब बोलते हैं, ये सारी चीज है। इनको ना थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको लिख के बताऊं, बाकी आप लोग समझना, सारे रिपीटेड पॉइंट है। 1907 में है ना इनको मांडले जेल में भी एक तरह से कैद कर दिया गया था, जब हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन चल रहा है। तो 1907 में मांडले जेल के अंदर इनको कैद किया गया। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आप लोग अपने नोट्स बनाओ तो थोड़ा समझ लेना इसको, उम्मीद कर रहे समझ जाओगे, ठीक है। लाल पाल बाल तिगड़ी के नेता है, ठीक है। लाल लाजपत राय, पाल विपिन चंद्र पाल, और बाल बाल गंगाधर तिलक। और लाल पाल तिगड़ी के नेताओं में एक ही बंदा था जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय, ठीक है। तो जो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तिगड़ी में एक ही बंदा कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, लाला लाजपत राय। 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। कलकत्ता के अंदर एक तरह से एक विशेष सेशन हुआ था कलकत्ता में, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। और उस विशेष अधिवेशन में ये भाई साहब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लाला लाजपत राय। हरियाणा जीके में मेरे हिसाब से आपने इनको सुना होगा, हरियाणा जीके में, ठीक है। रोहतक जो क्षेत्र हो गया, रोहतक आज के टाइम में, ठीक है। या एक बात करें हमें हिसार, तो यहां पर भी अंग्रेजों के खिलाफ एक्शन को एक्शन इन्होंने लिए। तो इनका मेन गढ़ हिसार और रोहतक हरियाणा में भी रहा था। अगर हरियाणा जीके के अकॉर्डिंग आपने इनको थोड़ा सा समझा हो या पढ़ा हो, लाला लाजपत राय, ठीक है। और भी काफी क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर बात करें इनकी बुक के बारे में, बात करें लाला लाजपत राय की बुक कौन कौन सी थी, काफी इन्होंने पुस्तक अपने जीवन काल में लिखी थी, इस बात को थोड़ा समझना। एक इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था यंग इंडिया, ठीक है साहब, यंग इंडिया। एक तो यंग इंडिया, एक ये पुस्तक है, देखो यंग इंडिया, एक समाचार पत्र भी सुना होगा आपने, यंग इंडिया बुक की बात कर रहा हूं मैं। एक लिखा इंग्लैंड डेट टू इंडिया, एक बुक लिखी इन्होंने इंग्लैंड डेट टू इंडिया, एक इन्होंने ये पुस्तक लिखी। एक बुक लिखी इन्होंने अनहैप्पी इंडिया। तो अनहैप्पी इंडिया के राइटर भी कौन है, अपने लाला लाजपत राय, ध्यान रखना। एक इन्होंने लिखी थी इंडिया विल फ्रीडम, सुना हो तो आपने शायद, ये कुछ 4-5 बुक लिखवा रहा हूं मैं, इंडिया विल फ्रीडम, ठीक है साहब, इंडिया विल फ्रीडम। ये कुछ मैंने इनके 3-4 पुस्तक लिखी है जो ज्यादातर एग्जाम में यंग इंडिया और अनहैप्पी इंडिया ये बन के आती है। लेकिन ये सारी चीजें आप लोग एक तरह से याद कर सकते हो और आप लोग याद कर ही लोगे, ठीक है। ये सारे सारे पॉइंट है। और आपने शायद इनके बारे में सुना होगा 1894 के अंदर जो पीएनबी बैंक बना था ना, पीएनजी, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक के सह संस्थापक मजीठिया साहब वगैरह कई लोग थे ना, तो पीएनबी बैंक के सह संस्थापक, पंजाब नेशनल बैंक के सह संस्थापक। पंजाब नेशनल बैंक का जो हेडक्वार्टर है ना, ध्यान रखना, स्ट्रेटेजिक में कई बार बन के आता है, अपने नई दिल्ली में है। पीएनबी बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और पीएनबी बैंक 1894 में बना था, जिसमें स्थापना में अपने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय भी सह संस्थापक में शामिल थे। इस बात को एक तरह से आप लोग समझना, ठीक है। एक इन्होंने संस्था बनाई थी जिसका नाम था सर्वेंट, देखो एक तो सुना होगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी। एक इन्होंने सेम उससे संबंधित एक ऐसी संस्था थी, शायद आपने सुना तो 1919 के दिनों में, जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी। एक लास्ट पॉइंट और मैं बता रहा हूं इसके, सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी, ये लाला लाजपत राय के एक संस्था का नाम है, लेकिन ये उन्होंने 1921 में बनाई थी, ध्यान रखना, 19 में नहीं 21 में। तो सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी 1921 में लाला लाजपत राय के द्वारा स्थापित हुई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में पढ़ा चुका हूं, बंगाल विभाजन में गोपाल कृष्ण गोखले की है, 1905 में जो पुणे में बनी थी।
ये सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी है, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, ये अपने लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना, लाला लाजपत राय ने बोला था प्रिंस अमंग पीस मेकर, शांति के बीच राजदूत, किसको बोला? अपने मोतीलाल नेहरू जी को। किसने बोला? लाला लाजपत राय। कुछ क्वेश्चन है एग्जाम संबंधित आपके सामने है, ठीक है। तो ये एक तरह से पॉइंट है और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इनको अच्छे से कवर कर रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन और है। एक क्रांतिकारी जिसने 24 साल जेल में बिताए और 2.5 साल भूख हड़ताल की, उसका नाम था। लगभग अपने जीवन काल के 24 साल उन्होंने एक तरह से जेल में बिताए थे और एक तरह से काफी दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल भी की थी। तो ऑप्शन है जतिंद्र नाथ दास, जोगेश चंद्र चटर्जी, भाई बाल मुकुंद या सूर्य सेन। तो सूर्य सेन ने तो देखो 24 साल नहीं बिताए थे, क्योंकि सूर्य सेन को 1930 में अरेस्ट किया था और 1934 में 12 जनवरी को सूर्य सेन को चटगांव में फांसी दे दी गई थी। चटगांव शस्त्रागार, चटगांव आर्मी रेड, सूर्य सेन मास्टरदा के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा जोगेश चंद्र चटर्जी, ठीक है। अभी जोगेश चंद्र जो चटर्जी है ना, शायद सुना होगा जोगेश चंद्र चटर्जी, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन जो 1928 में एक तरह से भारत के अंदर बनी थी, फिरोज शाह कोटला मैदान में, है ना, नई दिल्ली के अंदर या दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो जो दिल्ली के अंदर एक तरह से HSRA, आपने ऑफलाइन क्लास में सुना होगा, तो HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ये सारे मेंबर थे। तो HSRA के सह संस्थापक में जोगेश चंद्र चटर्जी का भी एक तरह से रोल था। तो ये जोगेश चंद्र चटर्जी, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना वो आएगा जोगेश चंद्र चटर्जी। और ये HSRA जो है ना उसके मेंबर थे, ठीक है। और काफी दिनों तक जेल में भूख हड़ताल भी करते, क्योंकि अंग्रेज इनको आतंकवादी बोलते थे और इन्होंने कहा था कि हम आतंकवादी नहीं, हम क्रांतिकारी है, आप कितना अत्याचार कर लो, टॉर्चर करो, लेकिन हमें आतंकवादी मत बोलो, हमें क्रांतिकारी बोलो। और काफी दिन तक एक तरह से जेल में भूख हड़ताल भी करते हैं, ठीक है। तो ये वही है। लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ, आजाद के बाद है ना, इनको वैसे अंग्रेजों ने उम्र कैद दे दी थी, लेकिन आजादी मिलने के बाद इनको रिहा कर दिया गया। तो स्वतंत्र के बाद है ना, ये हमारे देश के अंदर सांसद भी रहते हैं राज्यसभा के, ठीक है। राज्यसभा के एक तरह से ये राज्यसभा के मेंबर भी बनते हैं और राज्यसभा सांसद भी भाई सभी रह चुकी है। उत्तर प्रदेश से, यूपी से इन्होंने राज्यसभा सांसद, एक तरह से राज्यसभा सांसद में गए थे उत्तर प्रदेश से, ये 1956 ईस्वी के समथिंग, 1956 में। तो ये वही है जिन्होंने राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह के साथ, चंद्रशेखर आजाद के साथ काम किया और आजाद भारत के बाद ये राज्यसभा सांसद भी रहे थे, अपने जोगेश चंद्र चटर्जी। तो इस क्वेश्चन का भी आप लोग समझ जाओगे, जो पीसीएस प्री इंडियन हिस्ट्री स्पेशल 2008 के पेपर में आ चुका है, एसएससी के अंदर आपका कॉपी हो तो आप लोग समझ पाओगे। किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षा की संज्ञा दी थी? यानी कि जो नरम दल के नेता है ना, उनके बारे में किसने कहा था कि नरम दल नेता तो सिर्फ एक तरह से आजादी की याचना करते हैं कि भाई हमें आजादी दे दो, आजादी दे दो, एक भिक्षा मांगते आजादी की। तो किसने बोला कि जितने भी नरम दल के पंथी लोग हैं, उदारवादी जो लोग हैं, वो एक तरह से राजनीतिक भिक्षा कर रहे हैं, यानी कि आजादी के लिए भिक्षा मांग रहे हैं? कि किसने बोला था? तो गर्म दल के नेता ने बोला था, और जिसने बोला था ना वो आएगा अपना बाल गंगाधर तिलक। और गंगाधर तिलक के बारे में काफी बार मैं क्वेश्चन आपसे अपडेट कर चुका हूं, तो सही आंसर इसका गंगाधर तिलक आ जाएगा, ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वाराणसी में केंद्रीय हिंदू महाविद्यालय की स्थापना की? केंद्रीय हिंदू महाविद्यालय, ठीक है। तो देखो वाराणसी में केंद्रीय हिंदू महाविद्यालय है, यहां पर ये BHU नहीं है, तो ध्यान रखना इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। मैंने आपको बार बार एक तरह से कहा था कि सन 1898 ईस्वी का समय था, और 1898 ईस्वी के अंदर जो हमारे देश के अंदर एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट पढ़ाएंगे डिटेल पूरा, एनी बेसेंट का भी आपके साथ ऑनलाइन में भी कवर करेंगे, ऑफलाइन में तो कर रखा होगा आपने। तो एनी बेसेंट के द्वारा 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा बनारस के अंदर एक कॉलेज स्थापित हुआ था एनी बेसेंट के प्रयास से, जिसका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। कहां पर की थी साहब? बनारस में की थी। और यही जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है ना, यही कालांतर में, ठीक है, यही कालांतर यानी कि बाद में 4 फरवरी सन 1916 का समय था, ये बन जाता है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। किसके प्रयास से? मदन मोहन मालवीय जी के प्रयास से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा डॉक्टर एनी बेसेंट, ठीक है। तो ये एक तरह से आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है साहब। नेक्स्ट है, किसने टिप्पणी की ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरों की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया रेलवे के बारे में, एक बात बोली गई है हमारे देश के अंदर, हमारे देश के क्रांतिकारी ने, कि जो रेलवे है ना, ये रेलवे अंग्रेजों के लिए है, ये रेलवे का कोई उपयोग हमारे हिंदुस्तान के लिए नहीं है। ये उस समय की बात है, ध्यान रखना, कभी इसको आज के वे में लेके चल जाओ ना। तो रेलवे तो हिंदुस्तान में दूसरी की पत्नी का एक तरह से श्रृंगार में देखने जैसा है। ये रेलवे के बारे में बोला था हमारे देश में बाल गंगाधर तिलक साहब ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ना, वो आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक।
समझ रहे हो ना। तो ऐसे ऐसे स्लोगन के शब्द है ना पेपर में आ चुके, कभी इसको एम लेके चलो ना, ठीक है। पीसीएस 2002 के अंदर क्वेश्चन बन चुका है इंडियन हिस्ट्री में कि भारत में रेलवे जो अंग्रेजों ने शुरू किया है, ये तो एक तरह से दूसरों की पत्नी को श्रृंगार करने के, एक तरह से जैसे दूसरी पत्नी को श्रृंगार में देखते हैं ना, ऐसे एक तरह से हम रेलवे को देख रहे हैं भारत में, जो हमारे कोई काम आने वाली चीज नहीं है, अंग्रेजों के लिए, जिसकी पत्नी जिसके लिए श्रृंगार रही उसको एक तरह से काम आएगी, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ऐसे कुछ शब्द बोले थे गंगाधर तिलक के द्वारा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको भी समझ चुके होंगे। इंद्र नारायण द्विवेदी जिन्होंने संयुक्त प्रांत में किसान सभा बनाई, किसके अनुयायी थे? तो एक संयुक्त प्रांत में किसान सभा, अब किसान सभा के क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट में आपके सामने एक तरह से डाल रहा हूं, तो इनको भी आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसका सही आंसर क्या आएगा ये आपने एक तरह से कमेंट करना है। वैसे रेलवे के बारे में तो आप लोग सभी जानते हो, हालांकि अलग से टॉपिक भी रेलवे के एक तरह से बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ना, मदन मोहन मालवीय आएगा। मदन मोहन मालवीय, मालवीय जी, जिसको महामना के नाम से एक तरह से जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग कवर करना, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से कवर कर चुके होंगे। तो आज के कुछ क्वेश्चन थे, है ना, सेशन था हमारा लखनऊ अधिवेशन, 10-12 क्वेश्चन लखनऊ अधिवेशन संबंधित है, और कुछ इससे निकलते हुए क्वेश्चन उस समय के आसपास के जितने भी उस समय के क्वेश्चन बने हैं। और उम्मीद करें आप लोग इसको अच्छे से कवर कर चुके होंगे, और अपने नोट्स बनाना एक तरह से। नेक्स्ट सेशन जल्द मिलेंगे आपके सामने, नेक्स्ट सेशन के अंदर एक नया टॉपिक के साथ, जो भी आगे का हमारा टॉपिक होगा। तब तक आप लोग ऐसे कवर करते रहना, पढ़ते रहना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।